एक बेहद गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपनी बच्चियों की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उनके लिए कई तरह के सपने भी देखता है। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, एक दिन ऐसा समय भी आता है जब दोनों की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस मामले का खुलासा करती है, जांच पड़ताल करना जब शुरू करती है, तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा जिले का एक थाना पड़ता है बसरेहर, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है कैलाश मऊ, और इसी कैलाश मऊ गांव का रहने वाला है राम किशोर। राम किशोर की पत्नी का नाम है जया देवी। राम किशोर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी है और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी भी कर चुका है। दूसरी बेटी का नाम है संध्या, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। तीसरा बेटा जितेंद्र, और सबसे छोटी बेटी सालू, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। राम किशोर जो खेती किसानी का काम करता है और अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। संध्या जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही होशियार है। संध्या अपने ही इलाके से हाई स्कूल तक की पढ़ाई करती है। दरअसल वो आगे भी पढ़ना चाहती है, लेकिन राम किशोर अपने घर की माली हालत को देखते हुए संध्या की पढ़ाई छुड़वा देता है। उसके बाद संध्या अपने घर में ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 15 अप्रैल की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास की। संध्या अपनी माँ से कहती है कि मैं सालू के साथ खेतों पर जा रही हूँ। लेकिन 2 घंटे के बाद भी संध्या जब अपनी बहन के साथ वापस घर पर नहीं आती है, जितेंद्र अपनी दोनों बहनों के बारे में अपनी माँ से पूछताछ करता है, तो उसकी माँ कहती है कि वो दोनों खेतों पर गई हैं। दरअसल हो सकता है कि वहीं से पड़ोस के ज्ञान सिंह के घर में तिलक समारोह में चली गई होंगी। जब तिलक समारोह में जाने की बात कहती है, जितेंद्र अपनी बहनों के बारे में और कुछ भी नहीं पूछताछ करता है, बल्कि खुद भी खाना खाकर सो जाता है। इधर अगली सुबह जितेंद्र के गांव के रहने वाले 2 लड़के, जिनमें से एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है कमल। दरअसल राजू और कमल जो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, हर सुबह अपने गांव में ही दौड़ भी लगाते हैं। अगली सुबह 5 बजे के आसपास राजू और कमल जब हर रोज की तरह अपने गांव में ही दौड़ लगाते हुए अपने गांव के बाहर खेतों में जाते हैं, तो देखते हैं कि खेतों में 2 लड़कियों का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जब पास में जाकर देखते हैं, डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। दरअसल मरने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि संध्या और उसकी बहन सालू ही हैं। राजू और कमल जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, वहां से भागते भागते अपने गांव में पहुंचते हैं और आकर इस बात की जानकारी राम किशोर के परिवार वालों को देते हैं। राम किशोर के परिवार वालों को जैसे ही मालूम चलता है, अपने पूरे परिवार के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं, और जब अपनी बच्चियों को मृत अवस्था में देखते हैं, सबके सब चीख चीख कर रोना शुरू कर देते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस आनन फानन में अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि संध्या और सालू के शरीर पर 2-2 गोलियां मारी गई है। दरअसल दोनों के कपड़े भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद दोनों के साथ जोर जबरदस्ती भी किया गया होगा। पुलिस जब घटना स्थल का मुआयना करती है, तो वहां पर पुलिस को शराब की कुछ बोतल, 1 देसी तमंचा और 1 टार्च भी बरामद होता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में राम किशोर से पूछताछ करती है, तो राम किशोर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कल शाम को मेरी दोनों बच्चियां बगल के ज्ञान सिंह के घर में तिलक समारोह में गई थी और मैं खेतों की रखवाली करने के लिए अपने खेतों पर चला गया था। राम किशोर जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस फिर से राम किशोर से सवाल करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, या फिर तुम्हारा
किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। इस पर रामकिशोर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार भी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि रामकिशोर पुलिस वालों को कुछ और बता पाता, उसका बेटा जितेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक लड़का है जिसका नाम है विनीत कुमार। विनीत कुमार जो बगल के ही नगरा गांव का रहने वाला है। दरअसल विनीत पिछले कई महीनों से मेरी बड़ी बहन संध्या को काफ़ी परेशान कर रहा है। जितेंद्र जैसे ही ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर जितेंद्र की तहरीर पर धारा 302 के तहत विनीत के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज करती है। और फिर पुलिस अब दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए विनीत के घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि विनीत अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस जब विनीत के नंबर पर फ़ोन करती है, घंटी तो जाती है लेकिन विनीत फ़ोन नहीं उठाता है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं विनीत के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। और इसी शक के आधार पर पुलिस विनीत के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर विनीत ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल ये आनंद कुमार कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ आनंद के घर पर जाती है और वहां से आनंद को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। और फिर आनंद से संध्या और सालू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आनंद मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, दोनों की हत्या का मुख्य आरोपी विनीत ही है। आनंद जैसे ही विनीत का नाम लेता है, पुलिस आनंद से कहती है कि तुम विनीत के नंबर पर फ़ोन लगाओ और उसको अपने पास बुलाओ। आनंद जब विनीत के नंबर पर फ़ोन करता है, विनीत आनंद का फ़ोन उठा लेता है और आनंद से कहता है कि मैं इटावा में मौजूद हूँ, देर रात तक अपने घर पर वापस आ जाऊँगा। लेकिन इससे पहले कि विनीत देर रात तक अपने घर पर पहुँचता, पुलिस रास्ते से ही विनीत को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पुलिस जब विनीत से दोनों बहनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो विनीत भी बिना किसी शक्ति या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन विनीत जब दोनों की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 3 महीने पहले। विनीत जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उसका पिता अपने गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार है। विनीत के पास अच्छी खासी संपत्ति भी है। क्योंकि विनीत अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए उसकी परवरिश भी काफ़ी लाड प्यार से होती है। और इसी लाड प्यार की वजह से विनीत काफ़ी हद तक बिगड़ भी जाता है और कई सारे आवारा लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। इन्हीं सारे दोस्तों में उसका एक दोस्त है संध्या का भाई जितेंद्र। एक दिन विनीत जब जितेंद्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है तो पहली बार उसकी बहन संध्या को देखता है। विनीत जब पहली बार संध्या को देखता है तो संध्या की खूबसूरती देखकर पहली नज़र में संध्या को पसंद कर लेता है। उसके बाद अब विनीत संध्या के नज़दीक जाने के लिए अक्सर जितेंद्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी उसके घर पर जाता है, संध्या की तरफ काफ़ी अजीब निगाहों से देखता है, जिसे देखकर संध्या को भी समझने में देर नहीं लगती है कि विनीत उसे पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं ना कहीं संध्या को भी विनीत पसंद आ चुका था, इसीलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और आखिरकार एक दिन विनीत अपने दिल की बात संध्या से कह देता है। विनीत जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, संध्या भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद विनीत और संध्या के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद विनीत एक मोबाइल खरीद कर संध्या को दे देता है और फिर मोबाइल के जरिए ही
दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बीच बीच में दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी संध्या के पिता राम किशोर को मालूम चल जाता है। संध्या के पिता को जैसे ही सच्चाई मालूम चल जाता है, अपनी बेटी के ऊपर पाबंदी लगा देता है, जिसकी वजह से संध्या का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके संध्या कैसे भी करके मौका निकालकर विनीत से अक्सर मुलाकात करती रहती है। एक दिन संध्या और विनीत जब खेत में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, उसी समय जितेंद्र दोनों को देख लेता है। जितेंद्र जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, वहाँ पर तो संध्या को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन संध्या जब अपने घर पर पहुँचती है, जितेंद्र अपनी बहन की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से संध्या काफ़ी देर तक बैठकर रोती रहती है। लेकिन जब अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, उसी समय संध्या की माँ उसके कमरे में पहुंचती है और उसे काफ़ी बेहतर तरीके से समझाती है। संध्या की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम किस लड़के के प्यार में पड़ गई हो। विनीत एक नंबर का आवारा लड़का है और कई सारे आवारा लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी है। बेहतर है कि तुम उसको भूल जाओ। हम विनीत से भी अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। संध्या की माँ जब उसको इतने प्यार से समझाती है, संध्या को भी अपनी माँ की बातें कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। उसके बाद संध्या अपनी माँ की बातों पर अमल ही नहीं करती है, बल्कि विनीत से बातचीत करना बंद कर देती है। संध्या जब विनीत से बातचीत करना बंद कर देती है, इधर विनीत अब संध्या से बातचीत करने के लिए एकदम से परेशान होने लगता है। जैसे तैसे करके एक दिन विनीत संध्या से संपर्क करता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो। संध्या भी उसे साफ साफ जवाब दे देती है कि आज के बाद मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उसके बाद संध्या कभी भी विनीत से मुलाकात नहीं करती है। इधर विनीत इस प्रकार से परेशान रहने लगता है कि अब विनीत को शक होने लगता है कि शायद संध्या का किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। दरअसल विनीत के और भी दो दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम है रंजीत और दूसरे का नाम है अतिवीर। रंजीत और अतिवीर भी जितेंद्र के ही गांव के रहने वाले हैं। एक दिन विनीत जब अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठकर खेतों में शराब पी रहा था, उसी समय संध्या भी खेतों में चली जाती है। विनीत जैसे ही संध्या को देखता है, आकर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा किसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे ही किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चलने की बात कहता है, संध्या भी गुस्से में ही जवाब देती है कि हाँ, मेरा किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। संध्या जैसे ही गुस्से में जवाब देती है, उसके बाद विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर संध्या के साथ छेड़खानी करने लगता है। दरअसल ये चारों मिलकर संध्या के साथ छेड़खानी ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। संध्या के साथ जब जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, संध्या जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर बगल के खेत में जो महिलाएं काम कर रही थी, जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती हैं, सब के सब संध्या की तरफ दौड़ती चली आती हैं। इधर विनीत के तीनों दोस्त जब महिलाओं को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन संध्या जब अपने घर पर पहुंचती है, ये सारी बातें अपने परिवार वालों से बता देती है। राम किशोर को जैसे ही मालूम चलता है, राम किशोर गुस्से में ही अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी थाने में चला जाता है और विनीत और उसके तीनों दोस्तों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा देता है, जिसकी वजह से पुलिस इन तीनों को पकड़कर जेल भेज देती है। ये चारों जेल तो चले जाते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही बेल पर रिहा हो जाते हैं। चारों जब जेल से छूटकर बाहर आते हैं, उसके बाद संध्या भी अब काफी डर डर कर अपनी जिंदगी जीने लगती है। दरअसल उसके बाद संध्या जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, अपनी छोटी बहन सालू के साथ ही निकलती है। इधर ये चारों जब जेल से छूटकर बाहर आते हैं, विनीत को कैसे भी मालूम चल जाता है कि संध्या का उसी के गांव के रहने वाले संजय कुमार के साथ
प्रेम प्रसंग चल रहा है। विनीत को जैसे ही मालूम चलता है कि संध्या ने उसे छोड़कर संजय के साथ अपना प्रेम प्रसंग शुरू कर लिया है, विनीत इस बेवफाई को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। 15 अप्रैल की शाम के समय विनीत अपने तीनों दोस्तों से मुलाकात करता है और फिर उनको संजय कुमार के बारे में बताता है। कहता है कि अगर संध्या मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं संध्या को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ। संध्या को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, विनीत के तीनों दोस्त भी संध्या से काफ़ी नफरत कर चुके थे, इसीलिए विनीत के तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 अप्रैल की शाम के लगभग 6 बजे के आसपास विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ खेतों में बैठकर शराब पी रहा था। अपने साथ एक देसी तमंचा भी लेकर आया था। विनीत अपने दोस्त आनंद से कहता है कि तुम संध्या के नंबर पर फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। आनंद जब संध्या के नंबर पर फ़ोन करता है तो उससे झूठ बोल देता है। कहता है कि दरअसल विनीत तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। दरअसल तुमने हम लोगों के ऊपर जो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया है, हम चाहते हैं कि वो मुकदमा तुम वापस कर लो। हम सब के सब तुम्हारा पैर पकड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं और तुमसे वादा भी करते हैं कि आज के बाद हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। जब मिलने के लिए बुलाता है, संध्या मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है, लेकिन आनंद जब संध्या के ऊपर दबाव डालने लगता है, आखिरकार संध्या विनीत से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 7 बजे के आसपास संध्या जब अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने साथ अपनी छोटी बहन सालू को भी ले लेती है। जब अपनी बहन के साथ खेतों में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ मौजूद है। वहां पर जब पहुंचती है तो विनीत ना तो संध्या से माफ़ी मांगता है और ना ही मुकदमा वापस लेने की बात कहता है, बल्कि विनीत संध्या को धमकी देते हुए कहता है कि तुम संजय को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन संध्या विनीत की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उसको जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुमसे इस प्रकार से नफरत हो चुकी है कि इस जन्म तो क्या, मैं 7 जन्मों तक भी तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती हूँ। संध्या जैसे ही अपने दिल की बात कहती है, इसे सुनकर विनीत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही अपने पास से उस तमंचे को निकालता है और संध्या के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से संध्या की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इधर सालू जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही वहां से भागने का प्रयास करती है, आनंद विनीत से कहता है कि अगर सालू यहाँ से भाग गई तो हम लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि सालू ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। आनंद जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, रंजीत सामने जाकर सालू का रास्ता रोक लेता है। आनंद काफ़ी तेजी से विनीत के हाथों से उस हथियार को लेता है और खुद सालू के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सालू की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद संध्या का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करके वहीं पर फेंक देते हैं। विनीत उस तमंचे को भी वहीं पर फेंक देता है और सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में विनीत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस विनीत की ही निशानदेही पर उसके दोनों दोस्त रंजीत और अतिवीर, इन दोनों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।